एक समय की बात है। शिवपुरी गांव में बंसीलाल अपने परिवार के साथ एक छोटे झोपड़ी में रहता था। पेशे से वह एक किसान था तथा ईमानदारी और मेहनती उसमें कूट कूट के भरी थी। किंतु पिछले कुछ वर्षों से उसकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आकर बर्बाद हो रही थी। इन विपरीत परिस्थितियों ने उसकी आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं बचा था और हर दिन उसकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। उसके ईमानदारी और मेहनत के बावजूद किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। भगवान हमें कैसा दिन दिखा रहे हैं। अब तो घर में खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं बची। हर साल मेहनत करते हैं लेकिन हमारी फसल बार बार बर्बाद हो जाती है। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान। लक्ष्मी, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं यह खेती छोड़ने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अब घर चलाना भी हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। और अगर हमने यूं ही किस्मत के भरोसे बैठे रहना जारी रखा तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन खेती ही तो हमारी पहचान है। पीढ़ियों से हमारा गुजारा इसी पर हुआ है। अचानक सब कुछ छोड़ देना सही होगा? मैं समझता हूँ, लेकिन अब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा। कर्ज बढ़ता जा रहा है और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। ठीक है जी, अगर अब बस यही रास्ता बचा है तो फिर यही सही। थक हार कर बंसीलाल इस कठिन नतीजे पे पहुंचता है कि अब उसे खेती को छोड़कर किसी दूसरे काम की तलाश करनी होगी। हर साल की मेहनत जब बार बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण मिट्टी में मिल जाती तो उसके पास निराशा के अलावा कुछ नहीं बचता। उसकी बंजर होती जमीन और सूखी फसलें अब परिवार का पेट भरने में असमर्थ थी। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था। खेती ही उसकी पहचान थी, उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। यही काम उसके पूर्वजों ने किया था और यही उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। लेकिन अब हालात ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह नई राहें तलाशे। बंसीलाल ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने खुद से वादा किया कि चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, वह अपने परिवार की भूख को मिटाने का हर संभव प्रयास करेगा। अगली सुबह बंसीलाल जल्दी उठकर काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। उसका मन उम्मीद और चिंता से भरा हुआ था। उसे विश्वास था कि गांव में कहीं न कहीं कोई काम जरूर मिलेगा जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके। चलते चलते वह एक बड़े सेठ के गोदाम पर पहुंचा। गोदाम में अनाज की बोरियां रखी हुई थी और कुछ मजदूर वहां काम कर रहे थे। बंसीलाल ने सोचा कि शायद यहाँ उसे कोई काम मिल जाए। नमस्ते सेठ जी, मैं बंसीलाल हूँ। मेरी खेती अब चल नहीं रही। हर साल फसल बर्बाद हो जाती है। घर में खाने तक का इंतजाम नहीं है। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। देखो बंसीलाल, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, लेकिन मेरे गोदाम में पहले से ही मजदूर काम कर रहे हैं। अभी मुझे और लोगों की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं कम पैसों में भी काम कर लूंगा। बस मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। मुझे समझ आता है कि तुम परेशानी में हो, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। अगर चाहो तो थोड़ी मदद के तौर पर मैं कुछ पैसे दे सकता हूँ। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे किसी और जगह काम की तलाश करूँगा। फिर सेठ बंसीलाल को कुछ पैसे दे देता है, जिसे लेकर वह भारी मन से कोई दूसरा काम ढूंढने के उम्मीद के साथ आगे की ओर चल पड़ता है।
रास्ते में उसकी नज़र अचानक गांव के जमींदार की विशाल हवेली पर पड़ती है, जिसे देख बंसीलाल के मन में एक ख्याल आता है। क्यों न मैं जमींदार साहब के पास जाऊं, शायद वह मेरी परेशानी समझकर मुझ पर दया करें और मुझे कोई काम दे दें। उनके पास तो इतने लोग हैं और इतने संसाधन भी, जरूर कुछ न कुछ तो काम होगा ही। यह सोचकर बंसीलाल ने अपने मन को थोड़ी हिम्मत दी और जमींदार की हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली में प्रवेश करते ही एक नौकर ने उसे रोक लिया और टोकते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? भाई साहब, मैं इसी गांव का एक गरीब किसान हूँ। मेरी हालत बहुत खराब है, परिवार भूखा है और मुझे जमींदार साहब से मदद की उम्मीद है। कृपया मुझे उनसे मिलने दीजिए। नहीं नहीं, जमींदार साहब अभी तुमसे नहीं मिल सकते। वे कुछ हफ्तों के लिए गांव से बाहर गए हुए हैं। अभी तुम जाओ यहाँ से। नौकर की बात सुनकर बंसीलाल का मन टूट गया। वह भारी कदमों से हवेली से बाहर जाने लगा। उसके बाद बंसीलाल पूरे गांव में काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। वह हर चौखट पर गया और हर किसी से गुहार लगाया, लेकिन कहीं से भी उसे कोई उम्मीद नहीं मिली। धीरे धीरे शाम होने लगी और थकावट से भरा बंसीलाल घर की ओर लौट पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा तो लक्ष्मी ने देखा कि उसके चेहरे पर निराशा और थकान साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने बड़ी उम्मीद के साथ पूछा, अजी, कुछ काम मिला? आज तो आप बहुत देर से लौटे हैं। नहीं लक्ष्मी, मैं दिन भर भटकता रहा, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मैंने सेठ के गोदाम पर भी कोशिश की और जमींदार साहब के यहाँ भी गया, लेकिन जमींदार साहब तो गांव में ही नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास खाने का भी तो कोई साधन नहीं है। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, कल मैं फिर कोशिश करूंगा। शायद कल कोई काम मिल जाए। फिर वे दोनों इस आस में सो जाते हैं और अगली सुबह का इंतजार करने लगते हैं कि शायद कल कोई काम मिल जाए। अगली सुबह बंसीलाल फिर काम की तलाश में निकलता है, लेकिन आज भी उसे कोई काम नहीं मिला। ऐसा ही अब हर रोज होने लगा। हफ्तों बीत गए और अब तक बंसीलाल को कोई काम नहीं मिला। इस बीच ठंड का मौसम भी पूरी तरह आ चुका था। एक शाम बंसीलाल, उसकी पत्नी और उनकी 2 साल की बेटी मोहिनी एक जली लकड़ियों के अलाव के सहारे बैठे हुए थे। उनके पास न तो कुछ खाने को था और न ही ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े। वह अलाव ही उनकी आखिरी उम्मीद था, लेकिन वह भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अजी, ये कैसी हालत हो गई है हमारी? हमारे पास न तो खाने को अन्न है और न ही इस भीषण ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े। ये अलाव भी अब खत्म होने को है। इसके सहारे हम कब तक टिक पाएंगे? अब तो ऐसा लगता है कि हमारा अंत निकट है। नहीं लक्ष्मी, ऐसा मत कहो। मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी बाहर जाकर लकड़ियों का इंतजाम करता हूँ। तुम मोहिनी का ध्यान रखना। मैं जल्दी लौटूंगा। इतना कहकर बंसीलाल लकड़ियों की तलाश में घर से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे मोहन मिल जाता है। अरे बंसीलाल, इतने ठंड में तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन भाई, आप तो जानते हैं कि मेरी हालत कितनी खराब है। खाने को कुछ नहीं है और इस ठंड में हमारा एकमात्र सहारा लकड़ियाँ भी खत्म हो गई हैं। अब मैं लकड़ियों की तलाश में निकला हूँ ताकि किसी तरह अपने परिवार को ठंड से बचा सकूं। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है बंसीलाल।
लेकिन हिम्मत मत हारो, भगवान पर भरोसा रखो, वह जरूर मदद करेगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में कुछ लकड़ियां हैं, उनमें से कुछ मैं तुम्हें दे देता हूँ। नहीं नहीं मोहन भाई, आपको भी लकड़ियों की जरूरत होगी, मैं किसी और जगह से इंतजाम कर लूँगा, आप चिंता मत करें। ठीक है बंसीलाल, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में संभल कर रहना। बंसीलाल आगे बढ़ जाता है और चलते चलते जंगल पहुंचता है। वहां वह कुछ सूखी लकड़ियां बीनकर घर लौटने लगता है। रास्ते में उसकी नज़र जमींदार की हवेली पर पड़ती है। वह देखता है कि जमींदार अलाव के पास बैठा आग ताप रहा है। वहीं उसका नौकर जली लकड़ियों को पास में फेंक दे रहा था। यह देखकर बंसीलाल सोचता है, अरे यह जमींदार साहब का नौकर तो जली लकड़ियों को फेंक दे रहा है। क्यों न मैं जमींदार साहब से बात कर कर यह लकड़ियां मांग लूं, वैसे भी मुझे इनकी जरूरत है। यह सोचकर बंसीलाल जमींदार के पास जाता है और झिझकते हुए लकड़ियां मांगने की बात करता है। नमस्ते जमींदार साहब, क्या आप मुझे यह अर्जली लकड़ियां दे सकते हैं? मुझे इनकी सख्त जरूरत है। अरे बंसीलाल, बड़े दिन बाद देखा तुम्हें। ऐसी क्या मुश्किल आ पड़ी कि तुम्हें इन अधजली लकड़ियों की जरूरत पड़ रही है? सब ठीक तो है? जमींदार साहब की बात सुनकर बंसीलाल धीरे धीरे अपनी पूरी परेशानी उनके सामने रखता है। वह उन्हें बताता है कि पिछले कुछ हफ्तों से उसे काम नहीं मिल रहा है और ठंड की वजह से उसका परिवार किस हालत में जी रहा है। बंसीलाल की बात सुनकर जमींदार साहब गहरी सोच में पड़ जाते हैं। देखो बंसीलाल, मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूँ। तुम मेहनती और ईमानदार इंसान हो। अब तक जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम्हें इन परेशानियों को और सहने की जरूरत नहीं है। कल से ही तुम मेरे यहाँ काम पर आ जाओ। यह सुनकर बंसीलाल को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू झलक आते हैं। साथ ही यह कुछ पैसे रख लो, इससे अपनी जरूरतें पूरी कर लेना। अब से तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सारे परेशानियों को दूर कर दिया। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे बंसीलाल, इसमें एहसान जैसा कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार आदमी की तो हर किसी को जरूरत होती है। बंसीलाल जमींदार को धन्यवाद देकर घर की ओर बढ़ता है। उसके कदम अब हल्के और मन खुशी से भरा हुआ था। घर पहुंचकर वह अपने पत्नी लक्ष्मी को सारी बात बताता है। अजी, आखिरकार भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम भी खुशहाल जीवन जी पाएंगे। हाँ लक्ष्मी, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगले दिन से बंसीलाल जमींदार के यहाँ काम करने जाने लगता है। मेहनत और ईमानदारी से उसने अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी हालात सुधरने लगी और अब वह एक खुशहाल जीवन जी रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने हौसलों को बनाए रखना चाहिए।
चंदूलाल अपने परिवार के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह एक गरीबी भरा जीवन जी रहा था। उसी गांव में मोहन सेठ का एक अनाज का दुकान था। मोहन सेठ गांव के किसानों से अनाज को सस्ते दामों पर खरीदता और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेच देता था। चंदूलाल भी अपने अनाज मोहन सेठ के यहाँ ही बेचता था। लेकिन अपने गरीबी से तंग आकर चंदूलाल यह ठान लेता है कि वह अपने अनाज मोहन सेठ को कम कीमत पर हरगिज नहीं बेचेगा। इस बारे में बात करने के लिए चंदूलाल एक दिन मोहन सेठ के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वह मोहन सेठ से अनाजों को उचित दाम पर बेचने की बात करता है। उसकी बात सुनकर मोहन सेठ कहता है, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह मुझसे अनाजों के दाम बढ़ाने की बात कह सके। तुम यह पहले हो जो कह रहे हो। इसको अपनी गलती समझकर सुधार लो, नहीं तो आगे क्या होगा यह तुम्हारा परिवार और तुम ही समझोगे। लेकिन सेठ जी, यह तो गलत है। आप हमसे अनाज इतने कम दामों पर खरीदते हैं और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेच देते हैं। इससे आपका तो मुनाफा हो जाता है, लेकिन हम जैसे गरीब किसानों का क्या, जो दिन भर खेत में मेहनत करते हैं, चाहे कड़कती धूप हो या कड़ाके की ठंड। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या गलत है और क्या सही। देखो चंदू, तुम्हें अपना अनाज मुझे बेचना है तो बेचो, वरना चुपचाप भाग जाओ यहाँ से। मेरा माथा मत सनकाओ। चंदूलाल बार बार विनती करता है, लेकिन सेठ कीमत नहीं बढ़ाता है। थक हार कर चंदूलाल निराश मन से वहां से लौटने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग बाबा से हो जाती है। बाबा उसे उदास देखकर पूछते हैं, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? फिर चंदूलाल अपनी व्यथा उन बूढ़े बाबा को सुनाता है। उसकी बात सुनकर वे बूढ़े बाबा उसे एक सुझाव देते हैं जो कि चंदूलाल को बहुत पसंद आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिया काका। आपका यह सुझाव मुझे अत्यंत प्रिय लगा। अब मैं कल से ही आपके कहे अनुसार काम करना शुरू कर दूंगा। फिर चंदूलाल बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर घर की ओर बढ़ने लगता है। अब उसके मन से निराशा पूरी तरह मिट चुकी थी और चेहरे पर एक नई चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बाबा ने उसे ऐसा रास्ता दिखा दिया हो जो जल्द ही उसकी सारी गरीबी और परेशानियों को दूर कर देगा। अगले दिन मोहन सेठ अपने दुकान पर बैठा हुआ था। तभी उसका नौकर कल्लू वहां आता है और कहता है, मालिक, आपको पता है अब आपकी दुकान जल्दी बंद होने वाली है। देख कल्लू, अभी चुपचाप काम पर लग जा, मेरा माथा मत सनका। नहीं नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो तेरी खैर नहीं, सोच लेना। जी मालिक, बिल्कुल, पहले आप चलिए तो। ठीक है, चल अब। फिर कल्लू मोहन सेठ को गांव के पूर्वी मार्ग पर ले जाता है, जहां चंदूलाल अपने अनाज खुद ही बेच रहा होता है और अनाज सस्ते होने के कारण लोग उसके अनाज खरीद भी रहे होते हैं। यह देखकर मोहन सेठ आग बबूला हो जाता है। यह मेरे धंधे में टांग अड़ा रहा है, अभी इसको बताता हूँ।
मोहन सेठ गुस्से से तमतमाता हुआ चंदूलाल के पास पहुंचता है और कहता है, क्यों रे चंदूलाल, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है क्या? मैंने तेरा अनाज नहीं खरीदा तो तू इसे खुद ही बेचने लगा। एक बात जान ले, मेरे धंधे में टांग अड़ाकर तू ठीक नहीं कर रहा है। सेठ जी, मैं किसी के धंधे में टांग नहीं अड़ा रहा हूँ। मैं बस अपनी मेहनत का फल कमा रहा हूँ। जो सही है वही कर रहा हूँ। यह सुनकर मोहन सेठ चिढ़ जाता है और गुस्से में कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। चंदूलाल मोहन सेठ से बिना डरे अपना अनाज खुद ही बेचना जारी रखता है। उसे देखकर गांव के दूसरे किसान भी अपने अनाज खुद ही बेचना शुरू कर देते हैं। इधर मोहन सेठ का पूरा धंधा चौपट हो जाता है। उस चंदूलाल ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया है। उसने मेरे साथ यह अन्याय करके ठीक नहीं किया। मैं उसकी शिकायत पंचायत में करूंगा और उसको गांव से बाहर निकलवा दूंगा। नहीं मालिक, अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गांव के सभी किसान उसके साथ खड़े हैं। अगर आप पंचायत में शिकायत कर भी देते हैं तो फैसला उनके हित में ही होगा। अब मोहन सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सोचता है कि काश वह चंदूलाल की बात उस दिन मान लिया होता तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। अजी, पिछले साल जो कुछ जमा किया था वह अब लगभग खत्म हो गया है। कुछ ही दिनों में राशन भी खत्म हो जाएगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी ठंड शुरू हो ताकि लकड़ियों का व्यापार फिर से चले। हाँ, बस 1 महीना और जनवरी आ जाएगी, ठंड भी बढ़ेगी, फिर हम लकड़ियाँ बेचकर अच्छा कमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरिपुर गांव में दीनानाथ अपने परिवार के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। वह एक मेहनती, दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। हर दिन वह सुबह सुबह जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ काटता और शाम को उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था। हालांकि गर्मियों में उसका काम कम हो जाता था, लेकिन सर्दियों में उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। आज फिर से दीनानाथ लकड़ियाँ काटने जंगल जाता है। वहां पहुंचकर वह सूखी लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी गांव का एक दूसरा लकड़हारा हरिया वहां आता है। अरे दीनानाथ, कैसे हो? अरे हरिया भाई, तुम तो आज बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? वो दीनानाथ, ठंडी आने वाली है ना, इसीलिए सोचा इस बार मैं भी तुम्हारी तरह लकड़ियाँ पहले से ही काट कर रख लूं, ताकि कड़ाके की ठंड में लकड़ियाँ काटने की झंझट न रहे। और तो और, गांव में कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार बहुत सर्दी पड़ेगी, मतलब लकड़ियों की मांग भी बढ़ेगी। मैं तो अपनी लकड़ियाँ ऊंचे दामों पर बेचूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। अच्छा, ऐसा है, फिर तो मुझे भी इस बार लकड़ियाँ अधिक से अधिक पहले से ही काट कर रख लेना पड़ेगा, ताकि मैं अपने ग्राहकों को सस्ती और अधिक मात्रा में लकड़ियाँ दे सकूं। क्या तुम लकड़ियाँ सस्ती बेचोगे? अरे भाई, साल में 2-3 महीने ही सर्द आती है, तब हमारा धंधा चलता है। इसमें भी तुम अपना मुनाफा न देखकर दूसरों की भलाई सोच रहे हो। ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो। मैं तो तय कर चुका हूँ कि मैं अपनी लकड़ियाँ महंगे दामों पर ही बेचूंगा। इतना कहकर हरिया
गुस्से में वहां से चला जाता है और दीनानाथ उसके बातों पर ध्यान दिए बगैर अपने काम में लग जाता है। कुछ दिनों में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और दीनानाथ अपनी लकड़ियों को बेचना शुरू कर देता है। उसकी लकड़ियां सस्ती होने के कारण गांव के सभी लोग उसी से ही लकड़ियां खरीदने लगे। वहीं हरिया की लकड़ियां महंगी होने के कारण कोई भी उसका लकड़ी नहीं खरीदता है, जिस कारण अब उसका धंधा ठप पड़ जाता है। अब उसको अपनी गलती समझ आ जाती है और अब वह भी अपने लकड़ियां सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें ज़्यादा लालच में आकर किसी के भी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।